खुशकिस्मती से यीजे को वो लाइट नजर आ जाती है और पता चलता है कि ये बॉडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले आदमी की है। वो लोग फिक्सर्स होते हैं, मतलब वो कोई भी इशू सॉल्व कर देते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। उस आदमी को अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और जब वो उसको कहती है कि वो जुर्म और जुर्म की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है तो वो उसे उसके साथ भागने के लिए कहता है। वो अपने बॉस के $10 मिलियन चुरा लेता है और उनको एक सेफ जगह पर छुपा देता है। इससे पहले कि वो उस लड़की से मिलता, उसके अपने ही साथी उसे पकड़ लेते हैं और जब यीजे को इस इंसान की इतनी कमाल एबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो यीजे वहां सबसे लड़ने लगता है और वो उस चेयर को ही अपना हथियार बना लेता है जब तक वो टूट नहीं जाती। जब वो अपनी तरफ आने वाले खंजर से बचता है तो वो उसी के एक पार्टनर को लग जाता है। यीजे को ये देख के बुरा लगता है लेकिन वो फाइट कंटिन्यू करता है। दीवार के साथ कई किस्म के हथियार लगे हुए थे। यीजे मेन लाइट्स को ऑफ कर देता है और एक टॉर्च लाइट जला के अंधेरे का फायदा उठाते हुए लड़ना शुरू कर देता है। यीजे ने उन सबको अच्छा मजा चखाया और एक एक एजेंट को जान से मार दिया। उसके बाद यीजे सोचता है कि इस इंसान की एबिलिटीज के साथ यीजे किसी भी चीज से सरवाइव कर सकता है, तो यीजे को वो पैसे लेके भाग जाना चाहिए। वो अपना फोन लेता है और एक बाइक पर वहां से निकल जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक ट्रक में हो रहा था। जब यीजे वहां स्पीड से निकलता है तो यीजे के बॉस को पता चल जाता है कि उसके आदमी यीजे को मारने में फेल हो गए और वो यीजे के फोन से यीजे को ट्रैक करने लगता है। उसका बॉस वो लोकेशन वहां के सब हंटर्स को सेंड करके कहता है कि जो भी यीजे को पकड़ के लाएगा वो उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देगा। उसके बाद ये मुकाबला शुरू होता है और एक ब्रिज पर पहुंचकर वो एजेंट यीजे पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यीजे सभी गोलियों से बचता हुआ एक ट्रक के पीछे छुप जाता है। जब वो छुपके से उस एजेंट की कार के पीछे आता है तो वो अपनी बाइक से टक्कर मार के उस एजेंट की गन उसके हाथ से गिरा देता है। उसके बाद वो बहुत ही तेजी से बाइक भगाने लगता है। दूसरा एजेंट जब गोली चलाता है तो उसका निशाना मिस हो जाता है जो कि यीजे की जगह एक गाड़ी के टायर पर लगता है और उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस ट्रक में यीजे को छुपाया गया था वो ब्रिज पर रास्ता रोकने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ियों के टकराने की वजह से वो भी काम नहीं आता और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यीजे अपनी बाइक पे वहां से जंप करके निकल जाता है। ब्रिज पर बचने के बाद अब उसके पीछे कुछ बाइक्स वाले गुंडे और वहां की पुलिस लग जाती है। जब यीजे इस खतरे को देखता है तो वो अपनी महारत से बहुत ही खतरनाक तरह से बाइक चलाता है जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं जिससे पुलिस और उन बाइक्स वाले गुंडों का रास्ता भी ब्लॉक होता है। लेकिन अभी भी कुछ बाइकर्स उसके पीछे थे और गाड़ियां अब उसका रास्ता ब्लॉक करने लगी थी। इस सब से बचने के लिए यीजे एक मॉल में बाइक ले जाता है बट जल्द ही वो अपने दुश्मनों से घिर जाता है। तभी बाय चांस उसको एक एलिवेटर का डोर खुला हुआ नजर आता है। वो जल्दी से उसमें बाइक लेके घुसता है और इससे पहले कि एक और विलन उसमें एंटर करता वो दरवाजा बंद हो जाता है। जब वो ऊपर छत पर पहुंचता है तो वो अपनी बाइक पर बहुत बड़ा जंप करता है और एक पार्टी के पूल में गिरता है जिसकी वजह से यीजे का फोन चलना बंद हो जाता है। अब उसके दुश्मन उसे ट्रैक नहीं कर सकते थे। उसके बाद फाइनली यीजे उस लड़की के पास पहुंचता है। वो जल्दी से यीजे को गले लगा लेती है और यीजे को एहसास होता है कि वो आदमी इससे कितना प्यार करता होगा। यीजे उसे बताता है कि उसने पैसे कहाँ रखे हुए हैं और अब हमें वहां जाना होगा। तभी अचानक से यीजे के सर में वो लड़की गोली मार देती है और बताती है कि ये सब उसका प्लान था। अब यीजे दोबारा उसी रूम में आंख खोलता है और देखता है कि डेथ एंजल उस पर हंस रही है लेकिन यीजे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यीजे ने उस लड़की को पैसों की एग्जैक्ट जगह नहीं बताई, इसलिए अब वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में उन पैसों को निकाल लेगा। उसके बाद डेथ एंजल उसे गोली मारती है। अब यीजे की आंख एक जेल सेल में खुलती है और फाइनली वहां एक गार्ड आता है और उसे उसकी असली सेल में ले जाने लगता है। जब वो रास्ते में होते हैं तो दूसरे प्रिजनर्स यीजे की तरफ बॉल फेंकते हैं और उसे अजीब तरह देखने लगते हैं। जब वो अपने सेल में पहुंचता है तो उसके दोस्त उसे मिलते हैं और उसे पता चलता है कि 4 दिन बाद यीजे आजाद हो जाएगा और यीजे को पता चलता है कि उनके साथ एक साइकोपैथिक किलर रहता है। यीजे वहां रखी हुई साइकोपैथिक पेंटिंग्स और बुक को देखने लगता है। उसके बाद यीजे देखता है कि वो साइकोपैथ किलर वहां आता है और यीजे देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये और कोई नहीं जिंगसेंग था। यीजे को अपनी पुरानी मौत याद आ जाती है और यीजे उसे मारने लगता है। उसके साथ ही उसे रोकते हैं। तभी वो लाइट दोबारा से यीजे के माइंड में एंटर होती है और यीजे को पता चलता है कि ये बॉडी एक एमएमए फाइटर की है। इस आदमी की फैमिली बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है और उन्हें बहुत ही जल्द पैसों की जरूरत है, तो वो एक डील करता है कि वो एक हिट एंड रन केस का इल्जाम खुद पर ले लेगा जिसके बदले उसे $200 मिलियन मिलते हैं क्योंकि अभी वो 18 साल का था और कोरियन कानून के हिसाब से छोटा था, तो इनका प्लान उसको जल्दी रिहाई दिलवाना था। जब वो उस वकील के साथ डील करता है तो एक आदमी उसको देख रहा होता है जिसके हाथ में एक लाइटर होता है। वो लड़का पुलिस को जाके सरेंडर करता है और जब वो अदालत में पेश होता है तो पता चलता है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था
वो मर गई है, जिसकी वजह से इस आदमी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद वो लॉयर उसे मिलने जेल आता है तो वो उससे 2 बिलियन और मांगता है और कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा। अगली मेमोरी उसे जिंगसेंग की आती है कि कैसे जब वो जेल में आया तो उसने साइकोपैथिक बातें की थी ताकि सब उससे डर के रहें। अब यीजे जेल में हंसने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जिंगसेंग कोई साइकोपैथ नहीं है और वो सबको ये बात बता देता है कि वो यहाँ है क्योंकि उसने एक हाई स्कूल के छोटे से बच्चे को मारा था। यीजे जिंगसेंग को मारने लगता है और कहता है कि वो सबको अपने बारे में बताए। जिंगसेंग डर के सब कुछ बोल देता है। बाकी के प्रिजनर्स भी उससे अपना बदला लेने के लिए उसे मारने लगते हैं। जब वो बाहर बैकयार्ड में होते हैं तो बाकी के कैदी भी जिंगसेंग को मारने लगते हैं, जो देख के यीजे को बहुत ही सुकून मिलता है। उसके बाद इनके ग्रुप को कारपेंटिंग के लेसन के लिए ले जाया जाता है। एक कैदी यीजे की तरफ अपनी आरी का ब्लेड शूट करता है। यीजे बहुत फुर्ती से बच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ब्लेड टकरा के किसी और कैदी को लगता है जो उसी टाइम जख्मी हो जाता है। यीजे जल्दी से पुलिस को मदद के लिए बुलाने लगता है और जैसे ही पुलिस उस आदमी को ले जाती है तो पीछे सभी कैदी अपने हाथों में हथियार पकड़ लेते हैं और वो यीजे को बताते हैं कि वो लॉयर चाहता है कि यीजे को मार दिया जाए। जियोंग नाम का एक आदमी वहाँ होती लड़ाई देख के जल्दी से भाग जाता है। यीजे को इस लड़ाई में मजा आ रहा था क्योंकि वो इस बॉडी की स्किल्स को एंजॉय कर रहा था। वो बहुत ही तेज था और काबिलियत से लड़ रहा था। वो सभी से एक साथ लड़ रहा था और फुर्ती से एक एक को मजा चखा रहा था। वो अपने पंचेस और किक से सबको धूल चटा रहा था। उसके बाद जियोंग एक क्रॉस स्टिक लेके वापस आता है। यीजी को पता चलता है कि वो उसकी मदद करने के लिए भागा था, इसलिए वो इससे दोस्ती कर लेता है। उसी रात यीजे जिंगसेंग को टॉयलेट में एक तेज धार हथियार बनाते देखता है, जिसकी मदद से वो यीजे को मारने वाला था। यीजे उसको जोर से पंच मारता है और बाद में उसी हथियार से जिंगसेंग को मारने का सोचता है, लेकिन इससे उसकी सजा और बढ़ जाएगी, इसलिए वो इसकी जगह जिंगसेंग को मेंटली टॉर्चर करता है। यीजे कहता है कि उसे उस मरने वाले स्कूल बॉय का घोस्ट नजर आता है। वो उससे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज शेयर करता है जो कि सिर्फ वही जानता था। जब वो कहता है कि ये भूत अब सारी लाइफ तुम्हें डराएगा तो जिंगसेंग अपनी पैंट्स गीली कर देता है। आखिरकार जब वो दिन आता है जब यीजे को रिहाई मिलनी थी तो वो जिंगसेंग को दूध देता है और कहता है कि ये दूध उसी घोस्ट ने भेजा है। बाहर वो लॉयर यीजे का पैसे लेकर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यीजे इसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब उसे एक शरीफों की जिंदगी चाहिए। कुछ वक्त बाद वो उसी जगह पहुंचता है जहां उसने पैसे छुपाए थे और वो उन पैसों को ढूंढता है और हम देखते हैं कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। अब वो एक न्यू जिंदगी के लिए तैयार था। अब वो एक रूम रेंट पर लेता है और कुछ देर के लिए सो जाता है। वो ये देखकर उठ जाता है कि उसकी माँ उसके चेहरे पर हाथ फेर रही है, लेकिन ये तो बस उसका ख्वाब होता है। अब उसको एक कॉल आती है जो कि इस बॉडी की माँ की थी। रोता हुआ यीजे वादा करता है कि वो जल्दी उनसे मिलेगा। स्टेशन पहुंचकर यीजे पैसों को 2 बैग्स में डिवाइड करता है। एक बैग को वो एक लॉकर में छुपा देता है। अगर वो 4 दिन के अंदर वापस नहीं आएगा तो ये लॉकर खुद ब खुद सीज हो जाएगा। यीजे जब अपने शहर वापस आता है तो उस पर कोई पीछे से वार करता है और उसको चाकू मार देता है। ये उसी लड़की का बाप था जो हिट एंड रन केस में मरी थी। वो बहुत गुस्से में था। उसकी बेटी का कातिल सिर्फ 2 साल में बाहर आ गया, सिर्फ उसकी एज की वजह से, इसलिए वो अपना बदला खुद लेना चाहता था। यीजे उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। तभी हम वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुनते हैं। वो सुन के वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अचानक वहाँ जियोंग आता है और यीजे की हेल्प के लिए भागता है, लेकिन वो भी उसी पर चाकू सीधा कर लेता है। उस दिन जब जियोंग हथियार लेने के लिए भागता है तो वो यीजे को मारने के लिए हथियार लेने गया था क्योंकि उसको लॉयर का वो रिवॉर्ड चाहिए था, लेकिन जब वो वापस आया तो सब खत्म हो चुका था। इसलिए उसने ढोंग किया कि वो अच्छा आदमी है। यीजे ने उसे पैसों का लालच देने की कोशिश की, लेकिन उसे यीजे की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सच में उसके पास इतने पैसे होंगे और वो बार बार चाकू से यीजे को मारने लगता है। जल्द ही यीजे मर गया और हम देखते हैं कि उस बॉडी के सेल पर उसकी माँ की कॉल आ रही थी। यीजे दोबारा उसी डार्क रूम में उठता है। इस बार वो डेथ एंजल से भी ज्यादा बात नहीं करता और जल्द ही डेथ एंजल उसे दोबारा गोली मार देती है। अब यीजे ये देखकर बहुत ही डर गया था कि उसकी 6th लाइफ एक छोटे से बच्चे की बॉडी में है। वो रेस्टोरेंट के बीच में जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद उसकी माँ वहाँ आके सबसे माफी मांगती है और उसे रेस्टोरेंट से उठा के कार में ले जाती है। गाड़ी के अंदर हम उसकी माँ का असल फेस देखते हैं, जहाँ वो जोर जोर से चिल्लाती है और इस बच्चे को परेशान करने के लिए बहुत ही बुरा भला कहती है क्योंकि ये एक न्यू बॉर्न था
और इसकी कोई मेमोरीज नहीं थी, इसलिए वो रोशनी कभी इसके माइंड में नहीं आएगी, जिससे ईजे को बॉडीज के पास्ट के बारे में पता चलता है। वो औरत उस बच्चे को घर लेके जाती है और लापरवाही से काउच पर फेंक देती है, जहाँ पर उसका बाप उसे प्यार से उठाता है। ईजे को लगता है कि उसका बाप एक अच्छा आदमी है, लेकिन जल्द ही वो अपना असली चेहरा दिखाता है। वो एक्सपायर खाना ला के ईजे को देता है और जब ईजे वो नहीं खाता तो वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर के साथ वहां आता है, जिसको वहां पर वायलेंस होने की रिपोर्ट हुई थी। वो दोनों अंदर आते हैं और जैसे ही वो बच्चे की बॉडी चेक करने लगते हैं तो उसका बाप उन्हें रोक देता है और अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो भी सोशल वर्कर है और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। वो दोनों लोग वहां से माफी मांगकर चले जाते हैं और उनके जाते ही इस बच्चे की माँ उसको पकड़ के जमीन पर फेंकती है और उसके चेहरे पर तकिया रख के उसे मारने लगती है। ईजे दोबारा उस डार्क रूम में आता है और इस बार डेथ एंजल उसे बताती है कि कई बार बच्चों से भी जिंदा रहने का हक छीन लिया जाता है, इसीलिए ईजे को कभी भी जिंदगी को मजाक नहीं समझना चाहिए। उसके बाद वो उसे दोबारा शूट कर देती है। ईजे अपनी 7th बॉडी में आ गया था जब वो एक स्टेशन पर खड़ा था और अपने हाथ में मौजूद फोन को देख के उसे पता चलता है कि उसका लॉकर एक्सपायर होने वाला है। वो जल्दी से भागता हुआ लोगों की भीड़ में से होकर लॉकर तक जाता है और इससे पहले कि वहां के एम्प्लॉइज उसे खोलते वो वहां पहुंच जाता है। अपने पैसे लेने के बाद ईजे अपनी न्यू बॉडी का रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे स्टेशन पर इस बॉडी के एडवर्टाइजमेंट फोटोज लगे हैं। वो रोशनी इसके माइंड में आती है और उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर मॉडल की बॉडी में है जो हाई स्कूल टाइम से ही बहुत पॉपुलर है। मॉडलिंग एक अच्छा काम है। वो शुक्र करता है कि इस बॉडी में है और अब उसके पास इसी वजह से बहुत पैसा भी है। ईजे बहुत खुश होता है और अपने न्यू घर में जाता है और वो देखता है कि ये एक बहुत शानदार घर था। वो इस लाइफ को जीने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस बच्चे के घर वालों को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है और उस MMA फाइटर और उस दिन गुंडों से बचते हुए जो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, इन सब चीजों की न्यूज उस अखबार में थी, लेकिन कोई नहीं जानता था ये सब किसने किया। तभी उसे उसके एक दोस्त की कॉल आती है जो उसे एक VIP पार्टी में इनवाइट करता है। ईजे जाने का फैसला करता है। वो वहां जाता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि वो इसका आदी था, लेकिन मॉडल की बॉडी लाइट वेट थी, इसलिए वो जल्द ही अपना होश खो बैठता है। पार्टी के बीच में ईजे तायू को देखता है जो अपने भाई की मौत के बाद कंपनी का CEO बन गया था। अगली सुबह ईजे हैंगओवर की वजह से बहुत देर तक सोता है। तभी इस बॉडी का भाई उसे जगाने के लिए आता है। वो कहता है कि उसे किसी काम से US जाना है और इस मॉडल ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने भाई के कैफे को संभालेगा, इसलिए ईजे को अब ये काम भी करना था। अपने काम के पहले ही दिन ईजे ने सोच लिया कि वो अपने भाई के जाते ही कैफे को बंद कर देगा। तभी उसको झटका लगता है जब वो जीसू को सामने से आते हुए देखता है और वो देखता ही रह जाता है। ईजे को जीसू के साथ बिताए हुए सभी दिन और हसीन पल याद आने लगे थे जब वो पहली बार मिले थे, जब हवा के चलने से जीसू के पेपर्स उड़ गए थे और ईजे ने उन्हें समेटा था। ईजे जीसू के सामने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब वो जीसू को उसका ऑर्डर देता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका भाई ईजे को बताता है कि ये रोज यहाँ आके अपना काम करती है और कैफे बंद होने तक यहीं बैठी रहती है और ये भी कि ये एक राइटर है। ईजे भी क्यूरियस होकर उसका नाम इंटरनेट पर सर्च करता है और देखता है कि जीसू ने एक राइटिंग कंपटीशन जीता है और एक बहुत ही बड़े ब्रांड के साथ डील भी साइन कर ली है। जब जीसू को उसका प्राइज दिया गया तो उसने कहा कि इसका क्रेडिट उसके बॉयफ्रेंड को जाता है।